बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस और बुक नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम था सत्ता के वैकल्पिक केंद्र यानी कि अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। ठीक है, चलिए जा रहे हैं अब चीजों को करने सेकेंड पार्ट में। और आई होप आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आपको चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे की स्टोरी क्या है भाई। अभी तक तो जो हमने पढ़ा था वो किसके बारे में पढ़ा था, यूरोपीय संघ के बारे में, आसियान के बारे में, और सारी चीजों को एकदम बिल्कुल डिस्क्राइब किया था। वो चीज जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको तो हम बिल्कुल ही किए हैं, बिल्कुल नहीं छोड़े हैं। अब हम जा रहे हैं चीजों को करने क्या, चाइना यानी कि चीन के आधुनिकीकरण के बारे में, जो कि आता है 6 मार्क्स में, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा। और जैसा कि आपको पता है जो अपनी सीरीज चल रही है इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए चल रही है, क्योंकि बहुत पहले से बच्चों की डिमांड आ रही थी भैया हिंदी में पढ़ा रहे इंग्लिश वाले बच्चों का क्या, तो फिर इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए। चलिए सबसे पहले चीज बात करते हैं यहाँ पे चीन के बारे में, थोड़ा सा मोटा मोटी एक आइडिया मिल जाएगा ना, फिर उसके बाद इसके आधुनिकीकरण के बारे में हम बात करेंगे। देखिए चीन एशियाई महाद्वीप के पूरब में स्थित है, यानी कि चीन अगर देखा जाए एशिया महाद्वीप के पूरब में स्थित है। पहले हो गया भारत, भारत के ऊपर नेपाल, नेपाल के ऊपर चीन, है ना, इस तरीके से। इसको इंग्लिश में चाइना बोल देते हैं। चाइना इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। ठीक है, दूसरा चीन का विकास पहले की तुलना में अब ज्यादा तेजी से हो रहा है, यानी कि चाइनाज डेवलपमेंट इज नाउ हैपनिंग मच फास्टर कंपेयर टू द अर्लियर टाइम। पिछले की तुलना की बात करें तो बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। हालांकि देखा जाए भारत और चाइना आसपास में ही स्वतंत्र हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी चाइना बहुत तेजी से तरक्की किया है। वहां पे वन चाइल्ड पॉलिसी भी था, ठीक है, लेकिन हमारे भारत में इसको लेकर कोई रूल नहीं बनेगा, चाइल्ड वाइल्ड को लेकर कोई रूल नहीं बनेगा। बेशक आबादी बढ़ती जाए एकदम, कोई बात नहीं, सबको हम सब सारे देश को पीछे छोड़ देंगे, लेकिन आबादी के ऊपर कोई बात नहीं हुएगी, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। 1973 में चाउ एनलाई ने चार चीजों में मतलब आधुनिकीकरण किए। इन 1973 में राउ एनलाई अपोज्ड मॉडर्नाइजेशन इन 4 सेक्टर। कौन कौन से सेक्टर में किए थे भाई? सबसे पहले कृषि, उद्योग, सेना तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और मिलिट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये चार चीजों में आधुनिकीकरण किया। और जैसे जैसे और भी नेता वगैरह आते चले गए, तरह तरह की नीतियां बनानी शुरू कर दी। देखिए मैं आपको बता दूं डेवलपमेंट में जो बर्थ रेट है ना, मतलब ये समझो चाइल्ड पॉलिसी जो है ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। जितनी ज्यादा जनसंख्या, संसाधनों का यूज उतना ही, और कहीं ना कहीं आपको आपका देश पिछड़ा होता जाएगा। लेकिन अगर कहा जाए एक लिमिट में बर्थ हुए ना तो ज्यादा अच्छा है ना। जैसे 2 चाइल्ड पॉलिसी में चीजें मेंटेन रहेगी, 3 में बढ़ेगी, 2 में मेंटेन रहेगी, 1 में घटेगी, इस तरीके से करके। तो चाइना ने बहुत अच्छी चीज की है इस चीज को लेकर, वन चाइल्ड पॉलिसी। और जब उसको लगेगा कि हाँ ये चीजें हो गई है फिर ठीक, और उसके बाद फिर क्या करेगा, फिक्स कर देगा, यानी कि 2 चाइल्ड पॉलिसी कर देगा। तो इस तरीके की चीजें हैं। तो ये हमने पढ़ लिया। चीन ने शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया है और अर्थव्यवस्था का चरणबद्ध ढंग से डेवलपमेंट किया है। देखिए एक चीज समझिए कि जो चाइना है ना, चाइना में सबसे पहले साम्यवादी व्यवस्था थी। आगे चल के जब शॉक थेरेपी आया तो इसके सामने एक ऑप्शन था कि भाई साम्यवाद को छोड़ दो और उसके जगह पे पूंजीवाद को अपना दो। इस मीन्स सोशलिज्म को छोड़ दो और कैपिटलिज्म को अपना लो। बट चाइना ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, अब हम अपनाएंगे, दोनों को अपनाएंगे और तरीके से अपनाएंगे। तो उसने तरीके से अपनाया और डेवलपमेंट किया अपना। चाइना डिड नॉट द अडॉप्ट शॉक थेरेपी, इंस्टेड इट रिफॉर्म इट इकोनॉमी इन ए ग्रेजुअल एंड द फेजेस मैनर। ठीक है, आगे बात करते हैं। 1978 में मुक्त द्वार की नीति अपनाई गई और इसकी वजह से बहुत ज्यादा उसने तरक्की किया, जिसको ओपन डोर के नाम से जानते हैं। इन 1978 में चाइना ने इस चीज को सिग्निफिकेंट किया था। चलिए आगे बात कर लेते हैं, अडॉप्ट किया था, आगे बात कर लेते हैं। ये व्यक्ति है जिनका नाम है चाउ एन लाई, जिन्होंने चार चीजों में आधुनिकीकरण किया था। अभी जो हमने बात किया ये जो चार सेक्टर्स है ना, इन चीजों में। और जो ओपन डोर की नीति निकाले थे उनका नाम था देंग शाओपिंग। ठीक है, देखिए क्या लिखा, देंग शाओपिंग के शासनकाल में ओपन डोर की नीति को अपनाया गया था। ड्यूरिंग द रूल ऑफ द देंग शाओपिंग ओपन डोर पॉलिसी वाज अडॉप्टेड। ठीक है, चीन के आर्थिक विकास की रफ्तार देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2040 तक अमेरिका से भी ये आगे निकल जाएगा, है ना। लुकिंग एट द रैपिड पेस
of the China's economic growth, it is the estimated that the China may surpass the यूनाइटेड स्टेट बाय द 2040, यानी कि 2040 तक आते आते वो आगे निकल जाएगा। और उसके बाद क्या हुआ, 1982 में खेती का निजीकरण हुआ। अब मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर एक एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट समझिएगा, ये एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। इन 1982 में खेती का निजीकरण किया गया, यानी कि प्राइवेटाइजेशन इन एग्रीकल्चर, और 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया गया, यानी कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्री। इन 2001 विश्व व्यापार संगठन में ये शामिल हो गया चाइना। चाइना बिकम द मेंबर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन 2001। अब एक चीज समझिएगा, ये जितनी भी चीजें मैं आपको बताया ना, ये एक एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, और पूरा जब आता है ना तो 6 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर के क्वेश्चन में आता था। तो ये देख लीजिए, इसी की हम बात कर रहे थे अभी, ये चाइना की बात कर रहे थे। आई होप सो आपको चीजें नजर आ रही होंगी। अब हम बात करने जा रहे हैं इसकी, है ना, ये जापान के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसको जूम करके यहाँ पे दिखाया गया, देखिए जापान ये है, ठीक है। ये टोक्यो हो गया, होंशु, शिकोकू, होकाइडो, ये सब चीज के बारे में तो हमने 11th क्लास में ही पढ़ा था, ठीक है। अब हम जा रहे हैं चीजों की शुरुआत करने, ये है जापान के बारे में। तो जापान, जैसा कि अभी आपको पता लगा कि जापान एशिया महाद्वीप के पूरब में स्थित है। किस साइड है? ईस्ट में है, यानी कि जापान इन एन आइसलैंड कंट्री लोकेटेड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, ठीक है। इसके साथ साथ जापान परमाणु बम को झेलने वाला एकमात्र देश है। जैसे जापान पे हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया तो 6 अगस्त 9 अगस्त 1945 में, तो कहा जाए जापान परमाणु बम को झेलने वाला एकमात्र देश है। जापान इज द ओनली कंट्री दैट हैज द सफर्ड एटॉमिक बम्स अटैक, ठीक है। और इसके साथ साथ देखा जाए, ये सारी चीजों को देखते हुए जापान ने एक फैसला लिया। क्या फैसला लिया? जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 के हिसाब से अंतरराष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए बल प्रयोग को हमेशा से त्याग दे दिया गया। यानी कि जैसे ही ये घटना घटती है एटॉमिक बम और ये सब चीज वाला, जापान एक डिसीजन लेता है कि भाई देखो, हम अंतरराष्ट्रीय मामले में कभी भी सेना का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि सेना से नुकसान ही होता है, फायदा कुछ नहीं होता। इसलिए क्योंकि लड़ाई हमेशा युद्ध को, मतलब कहते हैं ना, युद्ध हमेशा युद्ध को जन्म देती है, इस वजह से लड़ाई हमें नहीं करना है। लेकिन अगर कोई देश हमें प्रोटेक्शन देने के लिए तैयार हो जाता है तो अमेरिका कहता है कि मैं प्रोटेक्शन देने के लिए तैयार हूं, तो अमेरिका जापान का प्रोटेक्शन करता है। और अगर जापान पर अगर कोई हमला करता है तो सबसे पहला दुश्मन वो कौन होगा? वो होगा उसका अमेरिका। अमेरिका से टक्कर लेनी पड़ेगी और तब जाके आपको जापान पे हमला करना पड़ेगा। इस तरीके की चीजें हैं। तो जापान ने ये चीज अपने मॉडिफाई करके चीजें कर दिया। और ये क्यों किया? क्योंकि कहा जाता है कि हिरोशिमा और नागासाकी में इतने ज्यादा नुकसान हुए, और नुकसान के साथ साथ वहां के जो लोग थे ना, उसके चिथड़े उड़ गए थे। लोगों की डिमांड की वजह से जापान ने फैसला लिया कि भाई अब ऐसी चीजें ना हो। अच्छा, इसके बाद उसने क्या किया? बहुत तेजी से डेवलपमेंट किया, है ना, नए नए चीजों में डेवलपमेंट किया। और आज तो आपको पता ही है, तरह तरह के, है ना, जगहों पे सोनी, पैनासोनिक, सुजुकी, ठीक है, होंडा, ये जो है बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं, जापान सत्ता के नए केंद्र के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि जापान तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आ रहा है। यानी कि जापान इज द बिगिंग seen as a new center of power because it is emerging as a rapidly growing economy। बहुत ही तेजी से तरक्की कर रहा है, इस वजह से जापान को जाना जाता है। जापान G7 में शामिल होने वाले एक मात्र देश है, यानी कि कहा जाए तो एशिया का एक ही देश ऐसा है जो कि G7 में शामिल हो पाया। G7 क्या है? एक समझो एक प्रकार का ऐसा ग्रुप जो कि बड़ी बड़ी कंट्रियां होती हैं, जो कि बहुत ज्यादा हाईली डेवलप्ड है, उनका एक समूह है, उसमें से जापान भी एक है। जापान के पास प्राकृतिक संसाधन बहुत कम है। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज में अगर बात करूं तो जैसे पेड़ हो गए, है ना, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज है। तो ये जो है कच्चा माल वगैरह हो गया, ये सब जापान के पास नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी जापान इन सभी चीजों को दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है, ठीक है। और उसके बाद इन सारी चीजों को प्रोसेस करके तरह तरह की चीजें बनाता है और सेल करता है। इस तरीके से वो तरक्की कर रहा है। यानी कि जापान इज द ओनली एशियन कंट्री इंक्लूड इन G7। जापान हैज द वेरी लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंपोर्ट रॉ मटेरियल को खरीदता है। एंड डिस्पाइट दिस इज द फेमस फॉर द प्रोड्यूसिंग हाई टेक्नोलॉजी गुड्स। और उसके बाद ये हाई टेक्नोलॉजी गुड्स को बनाता है। जापानीज ब्रांड इंक्लूड द सोनी, पैनासोनिक, होंडा एंड सुजुकी, ठीक है। इसके बावजूद भी उच्च प्रौद्योगिकी के उत्पादन में प्रसिद्ध है। जापानी ब्रांड तो मैंने आपको बता दिया कि जो सोनी, पैनासोनिक, होंडा और सुजुकी, इस तरीके की जो है ना, जापान के ये ब्रांड है। आई होप सो आपको चीजें समझ में आया होगा जापान के बारे में।
जापान की अर्थव्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जापान हैज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अच्छा, कुछ चीजें ना ऊपर नीचे होती रहती है समय के हिसाब से, आपको पता ही है और आए दिन कुछ ना कुछ चेंजेस होता रहता है। तो अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अदरवाइज ये चीजें हैं आप इसको पढ़िएगा। अच्छा, आबादी के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो जापान का विश्व में 11वां स्थान है। इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन जापान रैंक 11th इन द वर्ल्ड, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में अंशदान करने के लिहाज से जापान का दूसरे नंबर पे आता है, यानी कि जापान इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू बजट यूनाइटेड नेशन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था ना, विश्व का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन। अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या होता है? ऐसा संगठन जो विश्व लेवल पे सबको देखता है, सभी देशों को देखता है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो इसमें दान करने वाला, दान मतलब डोनेशन करने वाला, अंशदान करने वाला जो है ये दूसरा देश है। सैन्य व्यय के लिहाज से देखा जाए तो विश्व में जापान का 7वां स्थान है। इन द टर्म ऑफ द मिलिट्री एक्सपेंडिचर जापान रैंक द 7th इन द वर्ल्ड। 1951 में जापान का अमेरिका के साथ सुरक्षा गठबंधन हुआ था। वही चीज मैंने आपको बताया ना कि जब ये एटॉमिक बम वगैरह गिराया गया, जब परमाणु बम वगैरह गिराया गया और नुकसान इतना सारा हो गया, तो जापान ने कहा कि भाई हमारे पास अब मिलिट्री पावर का हम यूज नहीं करेंगे अंतरराष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए। तो फिर अमेरिका ने कहा कि ठीक है, मैं इन चीजों को अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हूं, और उसके बाद सुरक्षा गठबंधन अमेरिका के साथ हो जाता है। चलिए, अब हम थोड़ा सा और आगे बात कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे कोरिया के बारे में। जापान के जस्ट बगल में कोरिया है, और कोरिया दो हिस्सों में टूट गया था, मतलब बट गया था, एक नॉर्थ कोरिया, एक साउथ कोरिया। नॉर्थ वाला ऊपर, साउथ वाला नीचे। अब इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो कोरिया के बारे में देखिए, कोरिया कोरिया प्रायद्वीप को द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में दक्षिणी कोरिया तथा उत्तरी कोरिया में विभाजित कर दिया गया था। यानी कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड जब हुआ था उस समय साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया इसमें ये डिवाइड हो गया था, ठीक है। यह एशिया महाद्वीप में स्थित है, जैसे कि मैंने आपको बताया जापान के जस्ट बगल में है। इट इज लोकेटेड इन द एशियन कॉन्टिनेंट। दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल है। दक्षिणी कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल है, जहां पर एक नदी गुजरती है जिसका नाम है हान नदी, ठीक है। द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया। अब देखिए इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं ये साउथ कोरिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना, नॉर्थ कोरिया के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो द कैपिटल ऑफ द साउथ कोरिया इज सियोल, थ्रू विच द हान रिवर फ्लो यानी कि बहती है, ठीक है। दक्षिणी कोरिया के सत्ता के नए केंद्र में देखा जाता है, क्यों? क्योंकि सैमसंग, एलजी, किया दक्षिणी कोरिया का प्रसिद्ध ब्रांड है, जो कि आप देखो हर एक जगह पे अपना एक कब्जा मतलब दिखाता रह रहा है, क्योंकि बहुत ही अच्छी गाड़ियां भी हैं, बहुत अच्छी कंपनी भी है, और लोग इसको पसंद भी करते हैं, सर्विसेज भी अच्छी है। तो सैमसंग, एलजी, किया आर द फेमस साउथर्न कोरिया ब्रांड, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। आगे हम बात कर लेते हैं। 1960 के दशक में, 1980 के दशक के बीच में दक्षिणी कोरिया का आर्थिक शक्ति के रूप में बहुत तेजी से विकास हुआ। बिटवीन द 1960s एंड 1980 साउथ कोरियन एक्सपीरियंस द रैपिड ग्रोथ एज एन इकोनॉमी पावर, ठीक है। ये चीज हुआ कब की बात हो रही है? 1960 से लेकर 1980 के दशक में, जिसे हान नदी पर चमत्कार के नाम से जाना जाता है, यानी कि दिस इज नोन एज द मेरिकल्स ऑन द हान रिवर। देखो कहा जाता है ना कि जो नदी है वो बह रही है, हान नदी, और उसके जस्ट बगल में मतलब कहाँ है ये? साउथ कोरिया की बात हो रही है ना, ठीक है। तो कहा जाता है इसको हान नदी पर चमत्कार के नाम से जाना जाता है। आगे 1996 में दक्षिणी कोरिया आर्थिक सहयोग विकास संगठन, जिसको ओईसीडी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसका सदस्य बना। इन 1996 साउथ कोरिया बिकम ए मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इकोनॉमी कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका एक सदस्य बनता है। और इसके साथ साथ 2017 में दक्षिणी कोरिया का अर्थव्यवस्था विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इन 2017 साउथ कोरिया इकोनॉमी वाज द 11th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये साउथ कोरिया के बारे में हमने पढ़ लिया। अच्छा, इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो मानव विकास रिपोर्ट में, जिसको कहा जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में, अगर देखा जाए 2016 के हिसाब से एसडीआई, ठीक है, एसडीआई रैंक में यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इसका स्थान 18वें नंबर पे आता है। कहा जाता है कि एक देश को देखा जाता है कि कौन कितना डेवलप्ड है, कौन कितना डेवलप्ड नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए क्या निकाला जाता है? इसके लिए एसडीआई निकाला जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता है कि किसी देश के व्यक्तियों का कितना डेवलपमेंट हो रहा है। अच्छा, इसमें क्या क्या देखा जाता है? तो व्यक्ति का एजुकेशन, व्यक्ति का स्वास्थ्य, और एजुकेशन, स्वास्थ्य, और इसके अलावा ओवरऑल डेवलपमेंट की बात होती है, शिक्षा के बारे में भी देखा जाता है। ये सब चीजें आती हैं। दक्षिणी कोरिया के उच्च मानव विकास के सफल
भूमि सुधार तथा प्रौद्योगिक औद्योगिक विकास तथा व्यापक मानव संसाधन विकास जैसे प्रमुख कार्य जिम्मेदार हैं। कहा जाता है कि आखिर दक्षिणी कोरिया इतना डेवलप्ड क्यों है, क्या इसके कारण है? तो क्या कारण है? सबसे पहले इसने अपने भूमि में सुधार किया। भूमि में सुधार का मतलब क्या होता है? लैंड रिफॉर्म्स किया। दूसरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया। तीसरा एक्सटेंसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किया। ठीक है, ये सारे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं इस चीज के। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि सैन्य व्यय के लिहाज से देखा जाए जो विश्व में दक्षिणी कोरिया का 10वां स्थान है, यानी कि इन द टर्म ऑफ द मिलिट्री एक्सपेंडिचर साउथ कोरियन रैंक 10th इन द वर्ल्ड। ठीक है, दक्षिणी कोरिया उच्च प्रौद्योगिकी के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि हाई टेक्नोलॉजी के लिए प्रसिद्ध है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि दक्षिणी कोरिया है ना काफी अच्छा खासा है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रसिया के बारे में और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऐसे बच्चे जो कि YouTube पे मेरे से पढ़ रहे हैं बहुत ही बढ़िया है, YouTube से पढ़िए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं भैया ऐड वगैरह ना आए तो ज्यादा बेटर है। तो उसके लिए मैं बता दूं, हमारा विकास स्टडी पॉइंट का एप्लीकेशन, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे कोर्स है, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हो और वहाँ पे जो नोट्स है वो भी आपको फ्री देखने को मिलेंगे, वीडियोस फ्री देखने को मिलेगी और इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। ऐड बिल्कुल नहीं चलेगा, लेकिन उसके लिए आपको एक छोटा सा कोर्स लेना पड़ेगा जो कि 499 यानी कि 499 रुपए में पूरे साल का कोर्स है, आप उसको ले सकते हो। ठीक है, जैसा कि आपको पता है ऑफलाइन में बहुत ही ज्यादा चार्जेस होते हैं, बट ऑनलाइन में आपको चीजें देखने को मिलेगी। समझ में आ रही बातें? कोई दिक्कत परेशानी आई होप सो नहीं होगी। अब हम बात करने वाले हैं रसिया के बारे में और उसके बाद ये पता ही आपको खत्म ही हो जाएगा। तो चलिए रूस के बारे में हम बात कर लेते हैं, रूस के बारे में है ना, चीजों को देखते हैं। तो रूस एक बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है, यानी कि रसिया इज ए कंट्री विथ अ वेरी लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, यानी कि इसका जियोग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा है। सोवियत संघ के 15 गणराज्यों में से एक रूस था। आपको पता है ना, जो सोवियत संघ था उसमें 15 गणराज्यों में से एक कौन था? रूस था। सोवियत संघ का संचालन में रूस की बहुत ही ज्यादा भूमिका रही है। रसिया was one of the 15th Republic of Soviet Union and its played an important role in its functioning, यानी कि कहा जाए तो सोवियत संघ का जो पूरा कार्यभार चल रहा था उसमें जो रूस था उसका अहम रोल था। ठीक है, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी ये आगे बना, यानी कि रसिया बिकम द सक्सेसर स्टेट ऑफ द सोवियत यूनियन। रूस जिसको यूएनओ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता हासिल है। ठीक है, रूस इज ए परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड स्टेट। रूस की जो जीडीपी है विश्व में 11वें स्थान पे आती है। रसिया एट प्रेजेंट रसिया जीडीपी रैंक 11th इन द वर्ल्ड। ठीक है, रूस के पास खनिज संसाधन अच्छे खासे हैं, प्राकृतिक संसाधन भी है, गैस वगैरह है। तो अभी जो वॉर वगैरह हो रहा था उस पर रूस के ऊपर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि रूस के पास वो चीजें थी। ठीक है, रसिया हैज द वास्ट रिजर्व ऑफ द मिनरल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड द गैसेस। ठीक है, इन इन संसाधनों के कारण रूस दुनिया में एक शक्तिशाली देश है और रूस के पास परमाणु बम वगैरह भी अच्छे खासे हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस रिसोर्सेज रसिया इज अ पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। रसिया ऑल्सो द पोजेसेस न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, उसके पास अच्छे खासे न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। तो ये रसिया के बारे में आपने थोड़ा सा पढ़ लिया। अब हम बात कर लेते हैं भारत और रूस के क्या संबंध है। ठीक है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, भारत तथा रूस के संबंध हमेशा से ही मधुर रहे हैं। हमेशा से क्या रहे? मधुर रहे हैं। रिलेशन बिटवीन द इंडिया एंड रसिया ऑलवेज ऑलवेज बीन कॉर्डियल। चाहे वो सोवियत संघ था उस समय की बात हो, चाहे सोवियत संघ के विघटन के बाद। ठीक है, दोनों ही समय में रसिया से भारत का बहुत ही अच्छा ना मित्रता रहा है। भारत रूस से हथियार खरीदता है, रूस ने सदैव भारत की सहायता की है। इंडिया परचेज वेपन्स फ्रॉम द रसिया एंड रसिया हैज आल्सो सपोर्टेड इंडिया। भारत रूस दोनों का ही सपना बहुदूरी का है एंड बोथ कंट्रीज शेयर द विजन्स ऑफ ए मल्टीपोलर वर्ल्ड। अच्छा, बाइपोलर वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? बाइपोलरिटी का मतलब क्या होता है? पहले समझिए यूनिपोलर। यूनिपोलर का मतलब होता है एक ध्रुव, यानी कि विश्व में कोई एक देश है जो बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसे हम बोलते हैं यूनिपोलर। बाइपोलर का मतलब होता है दो ध्रुव, जैसे कि जैसे कि सोवियत संघ और अमेरिका। ठीक है, बाइपोलर वर्ल्ड था ना, फिर आगे चल के एंड हो गया एक का। तो इसे कहते हैं बाइपोलरिटी, जहां पर विश्व में दो के पास पावर। और एक होता है मल्टीपोलर। मल्टीपोलर का मतलब होता है सबके पास पावर। तो भारत और रूस हमेशा से चाहते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड हो जहां पे सभी के पास पावर हो। ठीक है, चलिए दोनों आगे बात करते हैं। दोनों देश चाहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संघर्षों का जो समाधान है ये बातचीत से द्वारा हो।
बोथ बोथ नेशन बिलीव्स दैट द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुड बी रिजॉल्व किया जा सकता है किससे, थ्रू द, ठीक है, डायलॉग यानी कि बातचीत के द्वारा इस चीज को सॉल्व किया जा सकता है। 2001 के भारत रूस समझौते में दोनों देशों के बीच 80 द्विपक्षीय समझौते हुए, यानी कि 80 द्विपक्षीय समझौता एक ऐसा समझौता जो कि भारत और रसिया दोनों ही एक्सेप्ट करते हैं। इन 2001 रसिया एंड इंडिया एग्रीमेंट अराउंड 80, ठीक है, बाइलेटरल एग्रीमेंट वर साइंड बिटवीन द टू कंट्रीज, दो कंट्रियों के बीच में हुआ। भारत तेल का आयातक देश है, मतलब तेल को खरीदता है, और जब जब भी संकट की घड़ी आती है भारत हमेशा, है ना, रसिया से हेल्प लेता है, और इस तरीके से चीजें हैं। इंडिया इज एंड द ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री एंड ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ क्राइसिस रसिया हैज सपोर्टेड इंडिया बाय द सप्लाइंग द ऑयल। रूस ने भारत के परमाणु योजना में तथा आंतरिक योजना में हमेशा से सहायता की है। रसिया हैज आल्सो असिस्टेड इंडिया इन इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम्स एंड इन द पेस ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि इन सब चीजों में अगर कहा जाए तो रसिया भारत की हमेशा सहायता किया है। तो इस तरीके से हमने ये टॉपिक भी कर लिया। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी, और सेकंड पार्ट यहीं पे हो जाता है कंप्लीट। मैं चाहता तो फर्स्ट पार्ट में ही ऐड कर देता, बट ये है कि दो पार्ट में मैंने बना दिया, और कोई बात नहीं, रुक रुक के देखो, अच्छे से समझ में आए। बाकी अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और चैनल पे जुड़े रहिए। ग्रुप का एक लिंक मैंने दे रखा है, उस पर क्लिक करके ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए फिर टेक केयर, बाय बाय।